हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एनगोलो कॉन्टे का जो चेल्सी करियर है वो ख़त्म हो चुका है। एंड ऑफ एन एरा। अल इत्तिहाद जो कि सऊदी अरेबिया का एक क्लब है, उन्होंने साइन कर लिया है एनगोलो कॉन्टे को और ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट होने वाली है। ही विल बी रिवील्ड एज द न्यू अल इत्तिहाद प्लेयर। क्या थे एनगोलो कॉन्टे, किस तरीके से मैं उनको याद करूँगा, थोड़ा उस पर बात करेंगे। 6 सीजन्स वो हमारे लिए खेले। लेकिन कांटे के करियर की बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ उनकी हम्बल बिगिनिंग्स की और जिस तरीके से उनका करियर शुरू हुआ था। 11 साल के थे वो तब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे और बहुत फाइनेंशियल कंडीशंस का सामना करना पड़ा था उनकी फैमिली को उस समय। उनकी मदर एक क्लीनर का काम करती और आपको इंटरनेट पे बहुत सोर्सेज से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एनगोलो कॉन्टे खुद एक रैक पिकर का काम करते थे, कचरा वगैरह वो उठाते थे, लेकिन एज सच कोई एविडेंस मिला नहीं है तो इसको हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन ये एक बात तो क्लियर है कि जो बचपन था वो काफ़ी कठिन था एनगोलो कॉन्टे और उनकी फैमिली के लिए और इनिशियली उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया फाइनेंशियली। फिर जैसे ही 98 में फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद एक वेव आई जहाँ पर हर एक बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता था और उसी वेव में एनगोलो कॉन्टे ने भी डिसाइड किया कि उनको फुटबॉलर बनना है। उनकी मदर ने जैसे तैसे उनको एक लोकल एकेडमी में एडमिशन दिलाया। अब कॉन्टे के गेम की ये बात थी कि ना उनमें कोई स्पेशल स्किल थी, ना वो बहुत बढ़िया फिनिशर थे, ना वो बहुत लंबे चौड़े थे कि वो अपने आसपास के प्लेयर्स को बुली करे। लेकिन एक जो चीज़ थी उनके अंदर वो ये थी कि उनका वर्क रेट बहुत ज़बरदस्त था। वो पूरे फील्ड पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे और भागते ही रहते थे सारे टाइम पे, क्योंकि उनका स्टेमिना इतना ज़बरदस्त था और वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते थे। तो कोचेस ने डिसाइड किया कि इनको सेंट्रली खिलाया जाएगा एज अ बॉल विनिंग मिडफील्डर। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो अर्ली फुटबॉल थी उस रोल में खेली और जब उनका डेब्यू हुआ सीनियर क्लब बुलोन के लिए फ्रेंच लीग 2 में, लीग 1 से भी जो एक नीचे का लेवल होता है, तब तक उनको कंफर्म नहीं था कि वो फुटबॉल को एज अ करियर चुनेंगे या फुटबॉल में ही उनका करियर होने वाला है। 21 साल की उम्र में उन्होंने वोकेशनल अकाउंटिंग का एक डिप्लोमा लिया जिससे अगर फुटबॉल में उनका करियर नहीं बन पाता है तो वो एक अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं और एटलीस्ट अपने लिए एक जॉब ढूंढ के वो अपनी जीवन तो अपना काट सकते हैं। एनगोलो कॉन्टे के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि क्योंकि जिस रोल में वो खेल रहे थे बॉल विनिंग मिडफील्डर, वहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत फिजिकल और बहुत लंबे चौड़े प्लेयर्स को देखते थे कन्वेंशनली कोचेस की। अगर बंदे में फिजिकलिटी नहीं है, दम नहीं है, तो वो किस तरीके से परेशान कर पाएगा या वो डिसरप्टर डिस्ट्रॉयर का जो एक रोल है वो खेल पाएगा। 2013 में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आता है कॉन्टे के करियर में जब लीग 1 साइड कान उनको साइन करती है और उनके लिए वो 2 सीजन्स खेलते हैं। 2 सीज़न उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। अब इससे क्या होता है कि एक तो लीग 1 में आ गए एनगोलो कॉन्टे और अब जो स्काउट्स हैं बड़ी बड़ी लीग के, उनकी भी नज़र पड़ चुकी है अब एनगोलो कॉन्टे पे। और यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लेस्टर सिटी का, जिनकी नज़र एनगोलो कॉन्टे पे पड़ती है 2015 में। उनको साइन करके प्रीमियर लीग लाया जाता है जहाँ फिर हमको देखने को मिला कि ये प्लेयर किस चीज़ के कैपेबल हैं। उस लेस्टर टीम का हिस्सा बनते हैं जो कि अगेंस्ट दी ऑड्स, सारी एक्सपेक्टेशंस के परे प्रीमियर लीग के चैंपियंस बनते हैं 2015-16 सीजन में। डैनी ड्रिंक वाटर के साथ पिवट में खेलते हैं और दिखाते हैं कि क्या उनकी एबिलिटीज़ है, उनकी वर्क रेट। जब मिडफील्ड में बॉल जीतने की बात आती है वहाँ पे एनगोलो कॉन्टे से निकलना आसान नहीं है। दूसरी तरफ चेल्सी का 2015-16 सीजन बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा था। जोजे मरीनियो का सेकेंड स्पेल था। चेल्सी 10th फिनिश करती है लीग में, जोजे मरीनियो को सैक कर दिया जाता है। एंटोनियो कॉन्टे आते हैं एज द न्यू चेल्सी मैनेजर और जो चेल्सी पहली साइनिंग करती है 2016 के समर में वो होती है एनगोलो कॉन्टे की लेस्टर से। और यहाँ से शुरुआत होती है एनगोलो कॉन्टे के करियर की टू द वेरी टॉप। चेल्सी के साथ पहले ही सीजन में 2016-17 में एनगोलो कॉन्टे एक और प्रीमियर लीग जीत लेते हैं, लगातार 2 प्रीमियर लीग, और वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं अमंग द टॉप डिफेंसिव मिडफील्डर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी बीच फ्रेंच नेशनल टीम में भी उनका सिलेक्शन होता है जहाँ पर 2018 में फ्रांस ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उस टीम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो पॉल पॉगबा के साथ मिडफील्ड में। और 2018 में इतनी शानदार टीम होती है फ्रांस की कि एक तरफा वो वर्ल्ड कप जीतते हैं। तो सक्सेस यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलती है एनगोलो कॉन्टे को, 2 प्रीमियर लीग, 1 वर्ल्ड कप। द वर्ल्ड इज एट हिज फीट राइट नाउ। और 2018 में ही FA कप भी जीतते हैं एनगोलो कॉन्टे चेल्सी के साथ। तो अब लगता है कि कुछ गलत नहीं हो सकता यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा सा एक खराब फेज आता है एनगोलो कॉन्टे के करियर का जब मॉरित्जियो सारी मैनेजर बनते हैं। मॉरित्जियो सारी मैनेजर बनते हैं चेल्सी के और वो प्रेफर करते हैं नंबर 6 में जॉर्जिनियो को खिलाना। इसका मतलब ये होता है कि एनगोलो कॉन्टे अब नंबर 8 पे खेल रहे हैं, जो रोल उनको खास पसंद नहीं है।
ऑल्दो गोल्स ज़्यादा स्कोर करने लगते हैं, लेकिन अब जो उनका वो रोल था वो चेंज हो गया काफ़ी। पहले उनका रोल था कि उनको बॉल जीत के अटैक को स्टार्ट करना है, या किसी भी तरीके का ऑपोजिशन अगर अटैक बना रहे हैं तो उसको डिसरप्ट करना है। लेकिन सारी के अंडर उनका रोल चेंज हो गया था, बॉल को कैरी करना और ड्राइव करना उनका रोल ज़्यादा हो गया था, जो उनको सूट नहीं कर रहा था। तो सवाल उठने लगे एनगोलो कॉन्टे के फ्यूचर को लेके कि क्या वो चेल्सी रहेंगे, चले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी बीच एक ट्रांसफ़र बैन लगता है चेल्सी पे, मॉरित्जियो सारी यूवेंटस चले जाते हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड बनते हैं नए मैनेजर चेल्सी के। तो 2019-20 सीज़न एक बहुत यंग चेल्सी टीम होती है, जिसमें मेसन माउंट, रीस जेम्स, टैमी इब्राहिम, फिकायो टोमोरी जैसे प्लेयर्स अपना डेब्यू करते हैं, और बहुत कम सीनियर प्लेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एस्पिलिक्वेटा, एनगोलो कॉन्टे ही होते हैं जो किसी तरीके की सीनियरिटी और एक्सपीरियंस रखते हैं। जॉर्जिनियो को भी सिर्फ एक ही सीज़न हुआ होता है इस टीम में, लेकिन इंजरीज़ की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं कॉन्टे उस सीज़न। ऑल्दो लिवरपूल के अगेंस्ट एक बहुत ही शानदार गोल स्कोर करते हैं वो स्टैमफोर्ड ब्रिज में, जो कि आज भी एक यादगार गोल है, और मदद करते हैं चेल्सी की बिट्स एंड पीसेज में टॉप 4 क्वालिफिकेशन के लिए। और FA कप के फाइनल तक भी जाती है चेल्सी, लेकिन वहाँ पे आर्सेनल से हार जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीज़न फिर स्टार्ट होता है, और बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा रहता है चेल्सी के लिए एज अ होल वो सीज़न। थॉमस टूकल आते हैं जनवरी में फ्रैंक लैम्पार्ड की सैकिंग के बाद, और यहाँ पे जो 3-4 महीने फिर खेलते हैं एनगोलो कॉन्टे, आई थिंक वो उनके करियर की सबसे बेस्ट 3-4 महीने का पीरियड था जो उन्होंने हमको दिखाया। जो चैंपियंस लीग रन होता है राउंड ऑफ 16 से लेकर फाइनल तक, वो एक बहुत ही यादगार स्पेल है हर चेल्सी फैन की मेमोरी में। हर एक मैच में एनगोलो कॉन्टे ने दिखाया, सेमीफाइनल, सेकंड लेग में और फाइनल में अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, दोनों मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देते हैं और चेल्सी को वो मैचेस जिताने में मदद करते हैं। और स्पेशली वो गेम मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट फाइनल में, मतलब इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी एनगोलो कॉन्टे की कि मैन सिटी के ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट किया था, अगर हम उनसे आगे निकल पाएंगे तो शायद चांस है कि हम कुछ चांसेस क्रिएट कर सकें। और एनगोलो कॉन्टे की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से चेल्सी चैंपियंस लीग जीत जाती है, दूसरी बार चेल्सी चैंपियंस ऑफ यूरोप बन जाते हैं। और उन दिनों बहुत ज़्यादा बात चलती है एनगोलो कॉन्टे के बैलन डोर क्रेडेंशियल्स को लेके, और ये भी बोला जाता है कि फ्रांस इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है यूरो में, यूएफए यूरो होने वाला होता है चैंपियंस लीग के कुछ दिन बाद, तो ये बात चलती है कि अगर फ्रांस यूएफए यूरो भी जीत जाती है तो एनगोलो कॉन्टे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो जाएंगे बैलन डोर के लिए। लेकिन वहाँ पर इटली जीत जाती है यूरो, और एकदम से जो कॉन्वर्सेशन है वो कॉन्टे से शिफ्ट होकर जॉर्जिनियो पे आ जाती है। तो ये इम्पैक्ट था एनगोलो कॉन्टे का वो 4 से 5 महीने में कि बैलन डोर तक के लिए उनको कंसिडर कर लिया गया था। तो एनगोलो कॉन्टे वॉज एवरीवेयर इन दैट पीरियड ऑफ 3 to 4 months। और फिर नेक्स्ट सीजन आता है, सैंक्शंस लगते हैं चेल्सी पे, कॉन्टे को खुद को बहुत इंजरीज होती हैं, अप्स एंड डाउन से भरा रहता है, और ये सीज़न जो अभी निकला वो तो आपके सामने ही है, जहाँ पर कॉन्टे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, खेल नहीं पाए। तो अगर मैं पूरे करियर की बात करूँ तो एक रिग्रेट जो मुझे कॉन्टे को लेके है वो ये है कि हम बहुत इंस्टेबिलिटी हमने दिखाई जो 6 सीजन्स एनगोलो कॉन्टे थे, और स्पेशली लास्ट के 2 सीज़न जब वो खुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, तो हम अच्छी टीम्स असेंबल नहीं कर पाए उनके अराउंड जो और ज़्यादा ट्रॉफीज़ या और ज़्यादा टाइटल्स जीतती। अगर हम ये करने में कामयाब रहते तो शायद एनगोलो कॉन्टे का जो ट्रॉफी कैबिनेट है या जो उनके ऑनर्स की लिस्ट है वो शायद और लंबी होती। लेकिन जब वो रहे चेल्सी में तो उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ जीत लिया, प्रीमियर लीग जीत ली, चैंपियंस लीग जीत ली, FA कप जीत लिया, यूरोपा लीग जीत ली, क्लब वर्ल्ड कप, सुपर कप सब जीत लिया। और मतलब एक इतनी बढ़िया एक इमेज है 2019 के यूएफए सुपर कप की चेल्सी और लिवरपूल की, बहुत ही मतलब मेरे को आइकॉनिक इमेज लगती है कि कॉर्नर मिला है लिवरपूल को और एंगोलो कॉन्टे वर्जिल वैन डाइक को मार्क कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस था उस बंदे का, और किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई नोक झोंक नहीं, कोई टेंट्रम्स नहीं, कोई आप नहीं सुनेंगे कि एनगोलो कॉन्टे की ये कंट्रोवर्सी थी या कुछ गड़बड़ थी, क्या थी, जैसे खिलाया जा रहा है वैसे खिला रहे हैं, कोई नखरे नहीं है अगर उनको बेंच पे भी बिठाया जा रहा है। एक बहुत ही साफ़ सुथरा करियर, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल या दी मोस्ट हम्बल फुटबॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कुछ अगर राइवल फैंस हैं जो चेल्सी से नफरत करते हैं, लेकिन एनगोलो कॉन्टे से आप नफरत नहीं कर सकते। ये उस बंदे का ऑरा है और ये उस बंदे की लेगेसी है, और ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनगोलो कॉन्टे की लेगेसी का, कि ही इज़ द फुटबॉलर विच इज़ लव्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सब जगह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। अगर आप स्टैट्स पे नज़र डालेंगे कॉन्टे के तो आपको कुछ ऐसी इंप्रेसिव चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, बट जैसा मैं कहता हूँ कि आई टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फुटबॉल में, और वो जो करते थे फील्ड पे, आई थिंक उसको स्टैट्स में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेयर जो वर्क रेट प्रोवाइड करता है, जो
आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है फील्ड पर, उसके होने या नहीं होने से आपकी फॉर्म में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो उससे पता चलता है कि आपके लिए वो कितने बड़े क्रूशल प्लेयर थे। लिटरली पिछले 2-1 सीज़न से तो ऐसा ही हो रहा था कि अगर एनगोलो कॉन्टे अवेलेबल है तो हम बहुत अच्छी फुटबॉल खेलेंगे, और जैसे ही वो इंजर्ड होकर बाहर हो जाते थे हमारी टीम पूरी बिखर जाती थी। तो ये इम्पैक्ट था एनगोलो कॉन्टे का ओवरऑल चेल्सी पे। तो मैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। मैं होप कर रहा था कि वो रुक जाते हमारे लिए, लेकिन अगेन जिस तरीके का उनको पैकेज मिला है बहुत मुश्किल है उसको ठुकराना। प्लस जो हम्बल बिगिनिंग से वो आते हैं, एक बार उसको आप ध्यान में रख के सोचिए कि अगर आपको इतना बड़ा ऑफर मिलता है तो आप अपना नहीं, अपने आने वाली जनरेशन्स का सोचेंगे कि जो काम मैंने किया है मैं अपनी आने वाली जनरेशन्स को करने नहीं दूंगा और मैं उनका फ्यूचर सिक्योर करूंगा। तो उस लिहाज से इस डिसीजन में कोई गलती नहीं है, या मतलब आई डोंट थिंक सो एनगोलो कॉन्टे ओज एनीथिंग टू चेल्सी। आई थिंक उन्होंने सब कुछ किया है चेल्सी के लिए। ही वॉज अ ब्यूटिफुल सर्वेंट फॉर द क्लब और आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव एनगोलो कॉन्टे। तो आपकी क्या फेवरेट मेमोरी है एनगोलो कॉन्टे की? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। फिर जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड peace. He is our Mo Salah, he is our Van Dijk, he is our De Bruyne, he is simply that player. He is our Neymar, he is our Kylian Mbappé, he is the guy who makes the difference. Hi, hello. Congratulations first of all. Thank you. Great trophy, but you were amazing during You were amazing during the season. You have shown a great performance, and now you are the champion of the Champions League. How would you evaluate the performance of the team, and of course your own performance? You are the man of the match. No, we are very happy, very proud. It's the result of lot of effort together. Some good results, some bad, but we stay together. We did very well in the second part of the season, and we enjoy this title all together. 3 times in a row you managed to win Pep Guardiola's Manchester City. What do you think was the main thing in this 3 matches? No, I think this is secondary. The main thing is the fight we did together, the result we had, the win we had, and all together we fight for this result. And at the end, this is beautiful to win this kind of title together. Thanks a lot. Congratulations. Thank you.